हेलो बेटों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो बेटे, आज हम एक अपने क्लास में नई शुरुआत करने जा रहे हैं। हम लोग एक नया सब्जेक्ट की फिर से एडिशनल करने जा रहे हैं और वो है केमिस्ट्री। और बच्चे, हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे क्लास 12th के केमिस्ट्री, जो कि फर्स्ट बुक है 12th की, जिसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उस बुक में से हम सबसे आखिरी चैप्टर एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। बाबू, हम उसकी यहाँ पे स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। और सबसे पहले हमारा जो क्लास होगा वो होगा इंट्रो क्लास। और इससे रिलेटेड कई सारे वीडियोस के फॉर्म में हम लाएंगे, कई सारे पार्ट्स में इसको डिवाइड करके लाएंगे, ताकि आपको देखने में कोई भी समस्याओं का सामना ना करना पड़े। और फिर आखिरी में इसको मर्ज करके एक लॉन्ग वीडियोस के फॉर्म में किया जाएगा, ताकि आप वन शॉट किसी वीडियो को, चाहे इस टॉपिक या चैप्टर्स के वीडियो को आप एक साथ देख सकें। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो बेटे हमारा चैप्टर का नाम है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते क्या हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो यही है कि व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो जनरली जब भी केमिस्ट्री पढ़ी जाती है या पढ़ाई जाती है जनरली, तो स्टार्टिंग से ही हमें बस उसकी स्टार्टिंग क्या है, स्टार्टिंग को छोड़ दी जाती है कि वो है क्या, किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, काहे कहते हैं कि नहीं कहते हैं। ये सारी बातें जो भी होती हैं इसके बारे में चर्चा नहीं करते हम, कभी डील नहीं करते इससे रिलेटेड। ना ही हमारे क्लासेस जो कि स्कूल्स या कोचिंग्स में चलते हैं उसमें भी इस बातों की डीलिंग नहीं होती है। लेकिन बेटे हम लोग इस वीडियोस के अंदर उन बातों को भी कवर करने की कोशिश करेंगे जिन बातों को अक्सर छूट जाया करते हैं। ठीक है, तो हम लोग उसकी स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहली बात जो कि हमारा क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है। तो सबसे पहली बात, इसको जानने से पहले जानेंगे कि कंपाउंड क्या होते हैं, फिर हम पता करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है। तो चलते हैं, आइए। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो मैं इतने से स्पेस में आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो कंपाउंड्स क्या होते हैं बच्चों? तो वो होता है जब कोई दो एलिमेंट आपस में मिलते हैं, कोई दो केमिकल्स आपस में मिलते हैं, तो मिलके एक कुछ नया प्रोडक्ट बनाते हैं। ओके, जैसे कोई X है केमिकल या एलिमेंट, कोई Y है केमिकल या एलिमेंट। जब दोनों आपस में मिलेंगे तो मिलके क्या बनाते हैं? मिलके एक नया कुछ बनाते हैं, नया कुछ मटेरियल बनाते हैं, नया कुछ सब्सटेंस बनाते हैं, जो कि उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। जैसे एक बार वो चीज़ें बन गई तो उसको वापस करना मुश्किल है। ठीक है, तो उसे कहते हैं बच्चों हम लोग, क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। तो जनरली कंपाउंड होते क्या हैं कि व्हेन वी कंबाइन मोर देन वन एलिमेंट्स और केमिकल्स टुगेदर टू मेक अ न्यू प्रोडक्ट। न्यू प्रोडक्ट जो हमें मिलता है उसे ही कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं हम लोग? कोऑर्डिनेशन नहीं, ओनली कंपाउंड। क्या कहते हैं उसको? कंपाउंड कहते हैं हम लोग। तो कंपाउंड जब हम यहाँ पे देखते हैं तो हम जैसे एक रियलिटी का एग्जांपल लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन क्या बनता है बच्चों? वाटर बनता है। ठीक है, बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? वाटर बनता है। तो सोचो, हाइड्रोजन एक रिएक्टेंट है, ऑक्सीजन एक रिएक्टेंट है। अब जब दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा? वाटर मिलेगा। और वाटर एक कंपाउंड है जो कि प्रोडक्ट है, यानी जो प्रोडक्ट निकला है वो क्या है?
कंपाउंड है। और कंपाउंड इसलिए है क्योंकि इसमें अलग अलग एटम और मॉलिक्यूल का क्या है, आपस में कनेक्शन हुआ है। तो कंपाउंड यही होता है कि जब विभिन्न विभिन्न यानी कि अदर एटम्स जब आपस में कंबाइन करें, अदर एलिमेंट्स के एटम या अदर मॉलिक्यूल्स या अदर जो भी चीज़ें हैं वो जब आपस में कंबाइन करती हैं और कंबाइन करके जब एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करती हैं, तो बच्चों उसी को कहते हैं हम लोग क्या, उसी को कहते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओनली कंपाउंड, ओके, बार बार मैं इसी टॉपिक पे चला आ रहा हूँ, ओनली कंपाउंड। चलिए अब बात करते हैं हम लोग कंपाउंड के बाद कि कंपाउंड को कई सारे भागों में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। जैसे अगर आपसे पूछे कि कंपाउंड कितने तरीके के होते हैं तो आप बता सकते हैं कंपाउंड कितने तरीके के होते हैं। तो एक कंपाउंड होता है, जैसे मैंने उसको नेम मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे। कंपाउंड टोटल अगर देखें हम लोग तो 3 तरह के कंपाउंड का फॉर्मेशन हो सकता है। पहला है आयनिक कंपाउंड, दूसरा है आपका कोवैलेंट कंपाउंड, और तीसरा आपका बनता है जो हमारा टॉपिक है आज का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे कंपाउंड के 3 टाइप्स आप देख सकते हो। कौन कौन से? आयनिक कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, सबसे पहले हम इन दोनों को जल्दी जल्दी जान लेते हैं ताकि हमको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे जल्दी से आना है। ठीक है, चलो आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? तो आयनिक कंपाउंड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज से बनते हैं। जैसे अगर हमें बनाना है नमक, कॉमन सॉल्ट, आपने नाम जानते होंगे, नमक बनते हैं, तो उसमें Na और प्लस Cl, यानी Na एक एटम है और Cl एक एटम है, और ये क्या बन जाता है बच्चा? ये बन जाता है NaCl। और NaCl है क्या? NaCl है आयोनिक कंपाउंड। क्या बच्चा NaCl? NaCl है आयोनिक कंपाउंड। अब आप कहेंगे कि सर ये आयोनिक कंपाउंड कहते हैं, तो अब जैसा कि आप लोग क्लास 12th में हैं तो इतनी छोटी बातों को हमें बताना आवश्यक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ को बता देता हूँ कि आखिर यहाँ पे ये कैसे हुआ। क्या पता दिमाग से वो चीज़ें हट जाती हैं कभी कभार। ठीक है, तो होता क्या है, तो सबसे पहले देखेंगे कि Na में इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है और Cl का एटॉमिक नंबर होता है 17। ओके, जब इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे आप तो ये बनेगा 281 और इसका करेंगे तो बनेगा 287। तो ये देखिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, तो ये है इसकी वैलेंसी, और इसकी वैलेंसी कितनी है? इसके आउटर मोस्ट में है 7, तो इसको चाहिए 1। इसमें इसके पास इसको चाहिए 7 स्टेबल होने के लिए। सोडियम को स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए? 7 चाहिए। या तो वो 1 छोड़ दे या तो 7 बुला ले। अब 1 छोड़ना तो आसान है पर 7 बुलाना आसान नहीं है, इसलिए वो 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है बच्चों? त्याग देता है। वैसे ही क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले तो सकता है लेकिन वो 7 इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता क्योंकि वो उस काबिल नहीं है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ऐसे करके सोडियम भी स्टेबल हो जाता है और क्या करता है बच्चा? क्लोरीन भी स्टेबल हो जाता है। तो यहाँ से होता है क्या? यहाँ से होता है एक्सचेंज। क्या होता है बच्चा? एक्सचेंज होता है, यानी ट्रांसफ़र होता है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है इस NaCl को बनाने के लिए। तो इस कंडीशन को कहते हैं हम लोग बच्चे आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें आयंस का ट्रांसफ़र हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हो रहा है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है उसे कहते हैं हम लोग आयोनिक कंपाउंड। क्लियर? चलो अब उसके बाद दूसरा पार्ट पकड़ते हैं बच्चा, कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है? तो कोवैलेंट कंपाउंड के नाम से पता चलता है कि इसमें होती है बाबू शेयरिंग। क्या होती है? शेयरिंग। जैसे शेयरिंग इज केयरिंग। ओके, तो क्या होता है शेयरिंग? तो शेयरिंग में होता यूं है कि मान के चलो कार्बन है, इसके संग 4 हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो कार्बन में क्या है? नॉन मेटल। हाइड्रोजन में क्या है? नॉन मेटल। और जब दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या बनते हैं हम लोग? तो ये इस तरह का जो बॉन्ड बनता है बाबू, उसमें बनता है कोवैलेंट बॉन्ड। कैसा बनता है? कोवैलेंट
बॉन्ड बनता है। ठीक है, अब जनरली आयनिक कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, तो उसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स आते हैं। ठीक है, आयनिक कंपाउंड में मेटल्स और नॉन मेटल्स का होना आवश्यक है, तभी इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा। वैसे ही कोवेलेंट कंपाउंड में नॉन मेटल और नॉन मेटल का होना है, क्योंकि नॉन मेटल आपस में क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हो जाता है आपका C+H4 क्या बन जाएगा बाबू, CH4 बन जाएगा। अब हुआ क्या है, इसमें ना ही किसी ने किसी को दिया है और ना ही किसी ने किसी को लिया है, कोई भी लेन देन नहीं हुआ है, यहाँ पे हुआ है साझेदारी, इसलिए इसको बोलते हैं बाबू कोवेलेंट कंपाउंड। और कोवेलेंट कंपाउंड में 3 बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है, सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड का भी फॉर्मेशन हो सकता है। तो ऐसे करके हमने आयनिक और कोवेलेंट समझ लिया, ये है बॉन्ड कंपाउंड्स। अब आते हैं तीसरा, जिसका नाम है बाबू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, कोई पूछे तो क्या बताएंगे, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग भी होती है और एक्सचेंज भी होता है। यानी समझेंगे थोड़ा सा, इसको मैं मिटा देता हूँ फिर समझाता हूँ बच्चा आपको। जैसे मान के चलो कि ये एक एटम है A, और यहाँ बाबू एक एटम है B। अब इसके आउटर मोस्ट में कितना है बच्चा, इसके आउटर मोस्ट में है आपका 6। ठीक है, और इसके आउटर मोस्ट में बाबू कितना है, इसके भी आउटर मोस्ट में कितना है, इसके भी आउटर मोस्ट में है 6। ठीक है, इसके भी आउटर मोस्ट में कितना बच्चा, 6 है। तो होगा क्या कि जब अब ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड में क्या होना चाहिए बच्चा, कोवेलेंट कंपाउंड में इधर से एक इलेक्ट्रॉन आता और इधर से एक इलेक्ट्रॉन आता, तो क्या हो जाता, कोवेलेंट बन जाता। ठीक है, क्योंकि दोनों शेयरिंग करते हैं, इधर से ये भेजता, इधर से ये भेजता, शेयरिंग हो जाता। लेकिन कोऑर्डिनेशन में क्या होता है कि ये कोई भी एक पूरा पेयर आएगा सेंटर में, ये पेयर आ जाएगा यहाँ पे, और इस पेयर का प्रयोग ये भी करेगा, और इस पेयर का प्रयोग इसको साथ करके, और इस पेयर का प्रयोग ये भी करेगा, और दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे बाबू, दोनों के दोनों हो जाएंगे स्टेबल। अब इसमें क्या होता है कि इस तरह के जितने भी बॉन्डिंग्स होते हैं, जिसमें क्या हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र भी हो और इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग भी हो, दोनों होती है बच्चे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र अब प्लस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। ट्रांसफ़र कहने का मतलब है एकदम जाके बॉन्ड में नहीं समा जाता है। ठीक है, होता यूँ है कि शेयरिंग भी करता है और एक्सचेंज भी होता है। जब दोनों केस होता है ऐसा, तो इस तरह के केसेस को बोलते हैं बच्चों हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यानी जब भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करेंगे हम लोग, जब भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बच्चा बात करेंगे हम लोग, तो क्या होगा यूँ कि यहाँ पे बाबू 2 और लगा लो। ठीक है, होगा यूँ कि क्या होगा, ये हो जाएगा ऐसे कि जब भी कोई कंपाउंड को फॉर्म करने में आपका आयंस का आपको इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज भी हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो, एक्सचेंज भी हो, और प्लस क्या हो, शेयर भी हो, दोनों हो। ठीक है बच्चा, एक्सचेंज भी हो और शेयर भी हो, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। आयनिक में क्या होता है, ओनली एक्सचेंज होता है। कोवेलेंट में क्या होता है, ओनली शेयर होता है। और कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, ये दोनों होता है। ठीक है, तो इसलिए बच्चा बनता है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और जहाँ तक हमें उम्मीद है कि आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझ में आया होगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या सीन है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये समझेंगे कि इसके अंदर एक्सचेंज भी होता है आयंस का, और शेयरिंग भी साथ में होती है, दोनों केस होता है बच्चा। ठीक है, चलो, तो ऐसे करके बाबू हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के इंट्रोडक्शंस के स्टार्टिंग हमने कर दी है, और अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलो, बच्चे आप लोग जो बेसिक्स केमिस्ट्री के हैं उसे आप लोग एकदम प्रिपेयर करके रखेंगे, क्योंकि बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आयंस, कंपाउंड्स, वैलेंसीज, इलेक्ट्रोवैलेंसी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब जो चीज़ें हैं बाबू, ये आप लोगों को दिमाग में हमेशा होनी चाहिए कि ये चीज़ें होती क्या हैं। नहीं तो फिर जब भी आप कुछ करने समझोगे या फिर किसी चीज़ को समझने की कोशिश करोगे, हमेशा आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इन बेसिक्स को ज़रूर कवर करेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक कहानी स्टार्ट करूंगा मैं आपके लिए, स्टोरी टाइप की। तो
कंडीशन क्या है कि व्हेन जब अमोनिया NH3 कॉपर सोल्यूशन के साथ मिक्सअप करता है, यानी कॉपर सोल्यूशन, कोई भी कॉपर सोल्यूशन है उसके संग जब जाके मिल जाता है तो वो बनाता है डार्क ब्लू कलर। क्या बनाता है बाबू? डार्क ब्लू कलर। यानी जब मिक्स होता है तो एक डार्क ब्लू कलर बनता है और उसका फॉर्मेशन कुछ इस तरह का होता है। देख सकते हैं आप, कॉपर, अमोनिया का 4 और ब्रैकेट, ये देखिए बाबू बिग ब्रैकेट बना है और इसके सर पे है 2+ आयंस। ठीक है, इस तरह का कंडीशन है। उसके बाद एक और एग्जांपल जब देखते हैं तो जब अमोनिया सिल्वर क्लोराइड के पीपीटी के संग मिलता है, पीपीटी समझते हैं ना, पीपीटी का मतलब होता है प्रिसिपिटेशन। अभी भी नहीं समझे? चलिए बात करते हैं। प्रिसिपिटेशन का मतलब होता है ना, जब दो केमिकल्स आपस में मिक्स होते हैं और मिक्स होने के बाद उनमें से कुछ ऐसे पार्टिकल्स निकलते हैं जो जाके उस केमिकल के एकदम डाउन में जाके बैठ जाता है। सॉलिड टाइप का होता है, पाउडर टाइप का होता है, वो जाके नीचे क्या होता है बाबू? सेटल हो जाता है। उसको बोलते हैं हम लोग पीपीटी। तो सिल्वर क्लोराइड का पीपीटी के संग जब हम अमोनिया का मिक्सअप करते हैं तो जो उसका पीपीटी होता है वो डिजोल्व हो जाता है बच्चा। ठीक है, पीपीटी क्या होता है? डिजोल्व हो जाता है, उसी में पूरी तरह मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो उसका जो हमको बनता है वो है AgNH3 ट्वाइस, NH3 में 2 और ब्रैकेट क्लोज और फिर बनता है बाबू Cl। तो दोनों कंडीशन में आप ये देख सकते हैं कि जो ये CuNH3 2+ या AgNH3 ये दोनों के दोनों ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब भी होता है बच्चा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब जो चीज़ें आसान नहीं हो, जो चीज़ें सीधी सीधी तरीके से समझ में ना आए, उसे हम जनरली कहते हैं कॉम्प्लेक्स चीज़ें। तो यहाँ पे जो कंडीशन बनता है ना, ये जो दोनों चीज़ें हुई हैं यहाँ पे आपके सामने एग्जाम्पल्स में, अब इसी को कहते हैं हम लोग क्या? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दोनों कह सकते हो, ये आपके ऊपर है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक और नाम है बच्चा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हुई नॉर्मली, पर इनके नॉर्मली होने के बावजूद भी हमें कुछ ऐसे कंपाउंड्स मिल रहे हैं जिन कंपाउंड्स को समझना थोड़ा सा दिक्कत भरा हो सकता है, क्योंकि इससे पहले आपने कोऑर्डिनेशन के बारे में नहीं सुना होगा। भले बेटा आपने 1 से लेके 7-8 जो भी एनसीईआरटी के फर्स्ट बुक में, इसको छोड़ के उससे पहले जो भी चैप्टर्स है आपने इससे पहले नहीं सुना होगा कि कोई कोऑर्डिनेशन नाम की चिड़िया होती है जो उड़ती रहती है। ठीक है, इसलिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन आप अपने दिमाग को स्टेबल करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे ये केमिकल मिला तो हमें इस तरह का कुछ सोल्यूशन मिला, इस तरह का कुछ प्रोडक्ट मिला। जब ये केमिकल्स आपस में मिले तो कुछ इस तरह प्रोडक्ट मिले, और ये जो अलग तरह के यूनिक प्रोडक्ट आपको दिख रहे हैं इन्हीं को कहते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है बच्चा, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ना, ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसमें कौन से एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं? कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सबसे ज़्यादा अपना अहम रोल इसके अंदर अदा करते हैं? बहुत इम्पॉर्टेंट वो हैं बाबू ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। उन्हीं के वजह से, ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब क्या होता है बच्चे? तो अगर आप पीरियोडिक टेबल को जरूर पढ़े होंगे, इससे पहले के चैप्टर्स में डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक है, तो आपने जरूर इसको देखा होगा। तो उसमें जो डी ब्लॉक होता है ना, डी ब्लॉक जो होता है, जैसे पीरियोडिक टेबल आपने देखा हो, मान चलो एक पीरियोडिक टेबल बना देता हूँ मैं आपको, एक रफ फिगर बना देते हैं हम लोग पीरियोडिक टेबल का। ठीक है, इस तरह का कुछ पीरियोडिक टेबल होता है ऐसे, इसको बोलते हैं एस, इसको बोलते हैं पी, इसको बोलते हैं डी, इसको बोलते हैं एफ ब्लॉक। तो बच्चे जो डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट होते हैं ना, डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट होते हैं उनको कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों? क्योंकि वो अपने अपने आप से, मतलब कि स्वयं से भी बहुत कुछ शो करते हैं। ऐसा नहीं कि उनका खाली एक चेहरा होता है बच्चा। ठीक है, इनकी क्वालिटी होती है ना कि इनका एक चेहरा नहीं होता है, इनके कई सारे चेहरे होते हैं, 2-3 चेहरे होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इनकी वैलेंसी हमेशा क्या होती है? उथल पुथल होती रहती है। एक वैलेंसी पे कभी टिके नहीं रहते हैं, एक पथ पे कभी टिके नहीं रहते हैं, हमेशा पथ क्या करते रहते हैं? चेंज करते रहते हैं बच्चा। इस वजह से इसका नाम क्या पड़ता है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स पड़ता है। ओके, तो अगर आपसे पूछेगा ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, तो बोलेंगे डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट को कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों? क्योंकि उनकी वैलेंसी कब हमेशा क्या होती रहती है? परिवर्तित होती रहती है, एक फिक्स वैलेंसी इसकी नहीं रहती है। इस वजह से इसको ट्रांजिशन एलिमेंट का दर्जा दिया गया है। ठीक है,
जिसमें बहुत से एग्जाम्पल है बच्चे, कॉपर है, जिंक है, आयरन है, टीन है, आपका क्या कहते हैं, सिल्वर है, सिल्वर नहीं है, ठीक है, सिल्वर नहीं है, लेकिन ये सब चीज़ें हैं जो डी ब्लॉक में आते हैं। आई थिंक सो दैट सिल्वर भी इसी के अंदर आता है, हाँ सिल्वर भी आता है। तो सिल्वर है, ये सब जो प्लैटिनम है, पैलेडियम है, आपके ये सारे जितने भी एलिमेंट हैं जो कि आते हैं डी ब्लॉक के, डी ब्लॉक में आते हैं, ये सारे के सारे बाबू होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके, क्लियर। चलिए आगे बढ़े हम लोग। तो बच्चे हमने वेन एग्जाम्पल समझा कि क्या होते हैं, कैसे ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे एग्जांपल देखा, हमने जाना कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं ना बच्चा, देखो यहाँ पे जो एलिमेंट होते हैं उसको कहते हैं ट्रांजिशन। देखो यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं यहाँ पे, इनके बिना, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बिना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की सोचना ही गुनाह है, हम नहीं सोच सकते। क्यों? क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट ही, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं यानी डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए, पूरी की पूरी तरह जिम्मेदार होते हैं। ओके, चलिए उसके बाद बच्चे बात करें हम आगे। तो इस वाले जो मैंने अभी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाया आपके सामने, इसमें हमने इस तरह का ब्रैकेट का प्रयोग किया है। ठीक है बेटा, क्या करते हैं इसको? ब्रैकेट कहते हैं। इसका नाम है सिंगल एंटिटी। सिंगल एंटिटी कहते हैं इसको, यानी एक ऐसा डब्बा जिसके अंदर जो भी एलिमेंट्स, जो भी कंपाउंड्स मौजूद हो सकते हैं, कोई भी कंपाउंड मौजूद हो सकते हैं, और ये आयोनाइज नहीं होते हैं। आयोनाइज करने का मतलब समझेंगे कि जब भी किसी भी कंपाउंड के, जैसे आप नमक को अगर पानी के अंदर घोलोगे तो नमक क्या हो जाएगा? नमक के आयंस बन जाएंगे, Na+ बन जाएगा और Cl- बन जाएगा, यानी आयनिक फॉर्म में हो गया, यानी आयोनाइज हो गया। लेकिन इस तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं, इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं, यानी कौन से कंपाउंड? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये कभी भी आयोनाइज नहीं होते हैं। कहने का मतलब कि इस डब्बे के अंदर जो भी आइटम आपको दिख रहा है ये कभी भी आयोनाइज नहीं होता है। ठीक है बच्चा, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग क्या? सिंगल एंटिटी डजंट आयोनाइज, यानी इसके अंदर का आइटम कभी भी आयोनाइज नहीं होता है। ठीक है, चलो आगे बात करें हम लोग। तो आगे देखेंगे अवेलेबल इन, यानी कि ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बेटा हम लोगों ने इतने देर से पढ़ रहे हैं कि आखिर ये है क्या, तो आखिर ये चीज़ें होती कहाँ हैं, ये हम लोग को मिलती किस में है, कहाँ पे ये मिलती हैं? तो जनरली ये मिलती हैं आपको मिनरल्स में। मिनरल्स का मतलब जब भी हम धरती में से लोहा, टीना, कापर, अल्मुनियम, ब्रास जो भी चीज़ निकालते हैं उसमें से हमको मिनरल्स में से ये सब मिलते हैं। उसके बाद प्लांट्स में पाए जाते हैं, एनिमल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, और आपको मशीनरी यानी कि इंडस्ट्रीज में भी इसका प्रयोग होता है। ठीक है, तो मिनरल्स में तो समझ में आता है कि मिनरल्स में जो भी मटेरियल, जैसे सल्फ्यूरिक मिनरल्स हैं, कॉपर के मिनरल्स हैं, आपके कहते हैं आयरन के मिनरल्स हैं, ये सब मिनरल्स में से ये सब उपलब्ध होते हैं। प्लस प्लांट और एनिमल्स में कैसे मिलते हैं? अब सोचो वाली बात है कि ये लिविंग बींग्स के अंदर कैसे पाए जाते हैं। तो लिविंग बींग्स के अंदर इनका बहुत बड़ा रोल होता है। कैसे? तो लिविंग बींग्स इन प्लांट एनिमल में बच्चे पाए जाते हैं ये हेमोग्लोबिन और क्लोरोफिल के फॉर्म में, यानी प्लांट के अंदर ये क्लोरोफिल के फॉर्म में होता है। क्लोरोफिल तो आप जानते ही हैं, क्लोरोफिल होता है एक ऐसा ग्रीन पिगमेंट होता है जिसकी वजह से जो प्लांट होता है अपना फूड बनाता है। ठीक है बच्चा, क्या करता है प्लांट? अपना फूड को प्रिपेयर करता है क्लोरोफिल की मदद से। अगर क्लोरोफिल ना हो तो समझ लो कि प्लांट अपना फूड नहीं बना पाएगा कभी भी, और प्लांट हो जाएगा, मर जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का जो मतलब कि सेंट्रल मेटल एटम होता है, जब अगर बात करें बाबू, तो इसको जो यहाँ पे डी ब्लॉक के एलिमेंट दिख रहे हैं ना आपको, डी ब्लॉक के एलिमेंट, इसमें यहाँ पे जो होता है उसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। क्या बोलते हैं बच्चा? इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। और सेंट्रल मेटल एटम पे कौन होता है? सेंट्रल मेटल एटम पे होता है आपका क्लोरोफिल के केस में मैग्नीशियम। कौन होता है? मैग्नीशियम, यानी मैग्नीशियम के एक्सट्रैक्ट को कहते हैं बाबू क्लोरोफिल। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें हम एनिमल्स के अंदर, तो एनिमल्स में ब्लड होता है, और ब्लड होता है रेड, और रेड होता है हेमोग्लोबिन की वजह से। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन कैरी करता है। ठीक है बाबू, हेमोग्लोबिन क्या है? एक पिगमेंट है जो ऑक्सीजन कैरी करता है, और ये भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ठीक है, किसका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है? तो ये आयरन का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ठीक है, आप देख सकते हो हेमोग्लोबिन किसका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है? आयरन का। ये उसका सेंट्रल मेटल एटम कौन होगा? आयरन होगा, और ये आयरन के इर्द गिर्द अपने आप को फॉर्मेशन करता है, और ऑक्सीजन को कैरी करने में हमेशा हमारे बॉडी में क्या करता है? हेल्प करता है। यानी कि सोचो बेटे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमें जीवन में बहुत बहुत महत्व
महत्वपूर्ण उपयोगी है हमारे लाइफ में। अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ना होते, अगर हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन ना होता तो हम जिंदा ही नहीं होते, एकदम कॉमन सी बात है। ओके चलो, तो ये हो गया आपका प्लांट और एनिमल में। उसके बाद इंडस्ट्री में कैसे करते हैं, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग समझते हैं कि एक मेटल्स के ऊपर जब दूसरे मेटल की लेयरिंग करते हैं उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बाबू डाइंग में काम आता है। डाइंग समझते हैं ना, जब किसी मतलब कपड़े उद्योग में जब हम कपड़ों की रंगाई पुताई करते हैं, जब कलर चेंज करते हैं, सफ़ेद है तो पीला, नीला, लाल, गुलाबी, हरा, जो भी ये कलर चेंज करते हैं ना, उसके अंदर भी ये जो कलर्स होते हैं, जो डाई होते हैं, वो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से ही क्या होते हैं बेटा, बनते हैं। ठीक है, उसके बाद ट्रेसिंग, यानी जब हम एलिमेंट की ट्रेसिंग करते हैं। एलिमेंट की ट्रेसिंग करने का मतलब जैसे मान के चलो कि हमें पता करना है कि इस जगह पे खनिज है, इस जगह पे मिनरल है, बहुत ज़्यादा मिनरल है। किस चीज़ का मिनरल है, जस्ट सपोज कॉपर का मिनरल है, तो उसको कैसे चेक करेंगे साइंटिस्ट, कॉपर का मिनरल है कि नहीं? तो क्या वहाँ पर खुदाई करेंगे ऐसे फावड़ा लेके? नहीं बेटा, फावड़ा खुदाई नहीं करेंगे, वहाँ पे नया एडवांस टेक्निक लगाएंगे। कौन सा टेक्निक है वह? ट्रेसिंग टेक्निक, जिसमें हम एक स्पेशल तरह के क्या कहते हैं, स्पेशल तरह के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का प्रयोग करते हैं, और उन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्या करते हैं बेटा, उन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से हम लोग ट्रेसिंग कंप्लीट करते हैं। ओके चलिए, तो अब अगर चर्चा करें आगे हम लोग, तो चर्चा में आगे है डिफरेंस बिटवीन, यानी बच्चा यहाँ पे हमारी बातें क्लियर हुई। स्टोरी आपको जहाँ तक उम्मीद है कि हमने आपको बताई, अच्छी लगी ये स्टोरी। उसके बाद हमने ट्रांजिशन एलिमेंट देखा डी ब्लॉक में, उसके बाद हमने एग्जाम्पल देख लिया इस स्टोरी का, और अब यहाँ तक ये वाली बातें हो गई बेटा समाप्त, ये वाली लाइन तक हो गया हमारा क्लियर। उसके बाद आते हैं बाबू डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन बेटा उससे पहले हम कुछ सोच रहे हैं कि आपको बता दें कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब भी आपको ऐसा दिखेगा तो इसको कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे आप। ठीक है, कैसे आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, कैसे जानेंगे, वो चीज़ हम यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करके दिखा देते हैं। ठीक है, चलो तो मान के चलो कि इसको बेटे हम लोग यहाँ से, हाँ देखो बाबू, ये जो मैं नोट किया था आप उसको भी अपने कॉपी पे नोट कर लो, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसका नोट्स आप सेपरेट कॉपी बनाते चलो ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कतों का सामना नहीं पड़े। साथ में बेटा मैं आपको रिकमेंड करूँगा जेई के लिए, नीट के लिए, एडवांस के लिए, मेंस के लिए, हर एक के लिए, चाहे एनडीए हो, चाहे एयरफोर्स, नेवी, जिसमें भी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे जाएँ, ठीक है बच्चे, उसके अंदर आप इसकी प्रिपरेशन, इसको नोट्स बनाओ ताकि और साथ में एक किताब मैं प्रेफर करूंगा बेटा आपको, एक किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एनसीईआरटी की केमिस्ट्री, चाहे क्लास 11th के लिए हो चाहे क्लास 12th के लिए हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री में एनसीईआरटी के अलावा किसी चीज़ को आप प्रेफर नहीं करें। एनसीईआरटी इतनी ज़्यादा है उसमें कि आप अगर उसको कवर कर लें तो कोई भी चीज़ें आपके सामने से बच के नहीं निकल सकती बेटे। ठीक है, चलिए तो इसको साथ में हम लोग आप नोट करते चलेंगे, और उसके साथ क्या करेंगे बच्चे, उसके साथ आप एनसीईआरटी को भी क्या करते चलेंगे, देखते हुए चलेंगे। समझ आया? चलिए तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल में क्या है कि ब्रैकेट में आपका AgCN ट्वाइस, ठीक है बाबू, ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, दिख रहा है आपके सामने बच्चा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब इसको कैसे जानेंगे कौन कौन क्या क्या है, तो बच्चा इसको बोलते हैं काउंटर आयन। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं काउंटर आयन। इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं इसको? कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं बाबू सेंट्रल मेटल एटम। क्या बोलते हैं बच्चा? सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं। इसको बोलते हैं लिगैंड। क्या होता है बेटा? लिगैंड्स बोलते हैं। आपको होगा सर लिगैंड्स क्या है, ये सब क्या आप बता रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ बेटा आप बस इसको देखो, समझो, और इसकी स्टार्टिंग में जब आपको और शुरुआत करूंगा, इसके पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में आपके लेके आऊँगा, तो उसमें हर एक चीज़ बताऊंगा कि सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, लिगेंड्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, काउंटर आयन क्या होता है। अभी मैं आपको ये चीज़ें समझा रहा हूँ कि ये चीज़ होती है, आपको भी मानना है, फिर बाद में बताऊँगा ये क्यों होती है, तब आगे दम में मान जाओगे। ठीक है, चलो
तो ये सारी बातें होंगी। उसके बाद यहाँ पे जब अगर कोई एलिमेंट मौजूद हो बाबू, ठीक है, यहाँ पे कोई भी मौजूद हो तो इसको बोलते हैं हम लोग आयोनाइज्ड आयन, ठीक है, आयोनाइजेशन कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं ना, आयोनाइजेशन एलिमेंट लिख सकते हो, सबसे बेस्ट आयोनाइज्ड एलिमेंट्स, यानी जो भी एलिमेंट होगा यहाँ पे बाबू क्या हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा। उसके बाद अगर इसके सर पे कुछ हो, प्लस या माइनस कुछ भी हो, तो इसको बोलते हैं आयंस। क्या बोलते हैं बाबू, आयंस बोलते हैं। आयंस में या तो प्लस होगा तो हो जाएगा कैटायन, माइनस होगा तो हो जाएगा आपका एनायन। ओके, तो इसको भी आप बना लेंगे बच्चा। ये भी एक डिटेल है कि जब भी अगर आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिख गया तो आप उसको कैसे वेरिएट करोगे, कैसे बताओगे कि कौन सा क्या क्या है। तो इसलिए मैंने आपके सामने बता दिया कि आपको कोई भी जब मैं उन शब्दों का नाम लूँ तो आप इन्हें टेंशन लो कि ये है क्या, ठीक है। फट से बना लो इसको और बना के हमें बताओ, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ें, चलो। चलो तो बाबू अब हम लोग बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन किसका, डबल सॉल्ट, और किसका बात करेंगे, और बात करेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की, ठीक है, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो सबसे पहली बात बच्चे कि ये डबल सॉल्ट होता क्या है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है। तो डबल सॉल्ट का मतलब जब एक से अधिक कंपाउंड्स आपस में अटैच्ड हो बच्चा, ठीक है, एक से अधिक कंपाउंड जब आपस में क्या हो, अटैच्ड हो, और अटैच्ड होके एक क्रिस्टल का फॉर्मेशन करें तो उसको कहते हैं बाबू हम लोग डबल सॉल्ट कहते हैं। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या कहते हैं, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अभी मैंने बताया कि ऐसे कंपाउंड जो कि शेयरिंग के साथ साथ एक्सचेंज भी करते हैं, या एक्सचेंज के साथ साथ शेयरिंग भी करते हैं। बात एक ही है, एक्सचेंज के साथ साथ शेयरिंग या शेयरिंग के साथ साथ एक्सचेंज भी करते हैं, दोनों काम एक संग करते हैं, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। अब ये चीज़ें होंगी बाबू कि डबल सॉल्ट क्या होता है और आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है। तो डबल सॉल्ट फिर से बोलते हैं हम लोग क्या, कि जब एक से अधिक कंपाउंड्स जब आपस में क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं टू फॉर्म अ सॉल्ट, टू फॉर्म अ क्रिस्टल, टू फॉर्म अ मटेरियल या प्रोडक्ट, तो उसको बोलते हैं बाबू हम लोग डबल सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। चलो तो अब डबल सॉल्ट तो हमने जाना, और आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तो अभी मैंने आपको बताया पूरी तरह। अब डबल सॉल्ट के कुछ एग्जाम्पल क्या हैं, तो डबल सॉल्ट की कुछ क्वालिटीज़ हैं। क्या है बाबू, डबल सॉल्ट की क्वालिटीज़ क्या है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, यानी इस डबल सॉल्ट से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बीच में अंतर क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एक एक उदाहरण लिख दें ताकि आपको समझ में तो आए कि आखिर डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है क्या। तो डबल सॉल्ट के एग्जाम्पल लेते हैं, वहाँ से हम लोग उठा लेते हैं KCl MgCl2 6H2O। नहीं ऐसे डब्बा नहीं रहेगा बच्चा, ठीक है, ये सिंपल ऐसे, ये बिना डब्बे के होते हैं, एक क्वालिटी है बाबू, ठीक है। ये बिना एंटिटी के होते हैं, एंटिटी मतलब इसके आगे ब्रैकेट नहीं लगा होता है। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात कर लें बच्चा, तो ये है KAgCN ट्वाइस, ये हो गया आपके सामने बाबू, ठीक है। अब डबल सॉल्ट ये है और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये है। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, सबसे मेन डिफरेंस क्या है, तो बच्चे सबसे मेन डिफरेंस है कि जब हम इसको पानी में घोलेंगे, ठीक है, या फिर किसी भी सॉल्यूशन में, ठीक है बाबू, सॉल्यूशन में जब क्या करेंगे, हम इसको मिक्स करेंगे तो ये हमें क्या देंगे, ये आपस में टूट जाते हैं। क्या होते हैं बच्चे, ये अपनी आइडेंटिटी को क्या कर देते हैं, लूज देयर
आइडेंटिटी, क्या कर देते हैं, अपने आइडेंटिटी को वो लूज कर देते हैं। यानी इनका नाम क्या रहता है, KCl MgCl2 6H2O, जिसका नाम है बाबू कार्नेलाइट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, कार्नेलाइट। ये डबल सॉल्ट है। और जब इसको आप सोल्यूशन में मिक्स करोगे ना, जो ही वो मिक्स होंगे तो वो अपने आइडेंटिटी को भूल जाते हैं। यानी अब वो कार्नेलाइट नहीं रह जाते हैं, अब वो कुछ और बन जाते हैं। कुछ और बन के क्या, यानी अपने अंदर से आयंस देते हैं। कौन कौन से आयंस देते हैं अपने अंदर से, तो ये देते हैं आपके किस किस के आयन देते हैं बच्चे, तो ये देते हैं आपके पोटेशियम के आयंस, क्लोरीन्स के आयंस, मैग्नीशियम के आयंस। इस फॉर्म में क्या हो जाते हैं बच्चा, इन फॉर्म में वो टूट जाते हैं और उस सॉल्यूशन के अंदर आयंस की भरमार लग जाती है बेटा। ठीक है, उस सॉल्यूशन में क्या होता है, आयंस की भरमार लग जाती है, मार आयने आयन हो जाता है। समझ में नहीं आता है कि इतना आयन आया कहाँ से। ठीक है, लेकिन आप एकदम केयर नहीं करेंगे, तंकी हो, क्यों, क्योंकि उन्होंने लूज देयर आइडेंटिटी। ठीक है बेटा, उन्होंने अपने आइडेंटिटी को क्या कर दिया है, लूज कर दिया है। कौन, डबल सॉल्ट। कैसे, जो ही उसको सोल्यूशन में मिलाया गया, सोल्यूशन मिलाते हुए भुला गया क्या कि वो डबल सॉल्ट था। ठीक है, तो उसने क्या किया, अपने आप को भूल गया, गजनी बन गया आमिर खान वाला। ठीक है, और उसने तुरंत ये सब चीज़ें आपस में टूट गई, यानी आयोनाइज हो गई, और पोटेशियम, क्लोरीन और मैग्नीशियम के फॉर्म में बेटा अलग अलग सेपरेटेबल हो गई। ठीक है, चलो उसके बाद ये हो गया बाबू डबल सॉल्ट। यानी डबल सॉल्ट कैसे होते हैं, तो डबल सॉल्ट ऐसे होते हैं कि सोल्यूशन में जहीं डालोगे आइडेंटिटी क्या कर देंगे, लूज कर देंगे, भूल जाएंगे कि वो कौन थे, डबल सॉल्ट थे कि सिंगल सॉल्ट थे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं बेटा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है कि जब भी आप इसको सोल्यूशन के संग डालोगे ना बेटा, तो होगा क्या, ये डब्बा कभी ब्रेक नहीं होगा, डब्बा ये कभी ब्रेक नहीं होगा। इसलिए डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी। ठीक है बेटा, थोड़ा राइटिंग में गौर करेंगे, बहुत गंदी है मेरी राइटिंग। ठीक है, तो जो ये होते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं बेटा, वो कभी भी अपने आइडेंटिटी को लूज नहीं कर सकते हैं। एकदम तगड़े नौजवान होते हैं ना भाई, नहीं मानेंगे हम, एकदम आर्मी जवान नहीं मानेंगे। तो ये होते हैं, क्या होते हैं, AgCN2। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, बहुत ही ढिठौर होते हैं सब, और ये किसी का बतिया सुनते नहीं है सब, कोनो सोचो में डाल दो, अपनी आइडेंटिटी को लूज करते नहीं है सब, एकदम एटीट्यूड भर भर के होता है इनके अंदर। तो इसलिए इसको कहते हैं डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी। वो कभी अपनी आइडेंटिटी को सिर्फ सोचो में डालो, लूज नहीं करेंगे। ठीक है बाबू, इसका एग्जाम्पल आपके सामने ये है। इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग पोटेशियम अर्जेंटो साइनाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, पोटेशियम, क्या बोलते हैं इसको, पोटेशियम अर्जेंटो साइनाइड। अब कहोगे सर, हम कहेंगे हाँ बेटे कैसे आया है नाम, तो मैं कहूँगा बेटे जब हम आगे बात करेंगे तो इसके नेमिंग पे भी चर्चा करेंगे, कैसे नेमिंग करनी है उस पर भी हम लोग एक सेपरेटेबल क्लास रखेंगे, जिसमें हम लोग खाली नेमिंग किया जाएगा, जाना जाएगा कि इसके अंदर का पूरा चिड़ फाड़ कर दिया जाएगा, एकदम क्लासिफिकेशन कर दिया जाएगा पूरा। ठीक है, एकदम ऐसा किया जाएगा कि एकदम कि तुम लोग दिमाग में एकदम सेट करा के थप्पा लगवा देंगे, एकदम गारंटी, एकदम याद रहेगा जीवन भर। ठीक है, ऐसा वाला क्लास किया जाएगा हम लोग। चलो, तो डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी हो गया बाबू, क्लियर हो गया। तो ये आइडेंटिटी लूज कर देते हैं, पर ये आइडेंटिटी लूज नहीं करते हैं, ये डब्बा नहीं टूटता है। हाँ, डब्बे के आसपास अगर कुछ भी लगा हुआ है, इधर वाला आयन या इधर वाला आयन कोई भी है, तो ये टूट जाएंगे, यानी ये अलग हो सकते हैं बच्चे। ठीक है, लेकिन ये जो मेन डब्बा है जिसको बोलते हैं एंटिटी, ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, वो कभी भी टूटेगा नहीं। ठीक है, कभी भी टूटेगा नहीं टूटेगा वो। तो ऐसे करके बच्चे ये था सबसे इम्पोर्टेंट बाबू। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट था ये, क्या कि डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में डिफरेंस क्या है। ठीक है, और भी एग्जाम्पल है डबल सॉल्ट के, आपके पास ये एक देखो बाबू, कार्नेलाइट है, जिसका आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने इसको डब्बे में डाल दिया, लेकिन ये डब्बे में होता नहीं है, बस ये ऐसे सिंपल मौजूद होते हैं। ठीक है, मैंने इसलिए डब्बे में डाला ताकि आपको थोड़ा सा लगे कि ये डिफरेंस है, दोनों में अंतर है। ठीक है, ऐसे करके। तो ये कार्नेलाइट है, ये भी डबल सॉल्ट होता है। ये मोहर सॉल्ट है, मोहर सॉल्ट भी डबल सॉल्ट होता है।
ये भी जब डिसॉल्व होते हैं ना बेटा, तो क्या करते हैं, डिसॉल्व होने के बाद आयंस को रिलीज कर देते हैं। जैसे इसमें क्या कहते हैं, अमोनिया के आयंस निकलते हैं, सल्फर के आयंस सल्फेट के आयंस निकलते हैं, आयरन के आयंस निकलते हैं। ये सारे आयंस उसमें से क्या होते हैं, इवॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें तो हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड आप देख सकते हो, K4Fe और हेक्सा CN और 6, यानी 6 CN है और ब्रैकेट क्लोज हो गया। वो भी अपने आयन को भी लूज नहीं कर सकते। उसके बाद पोटेशियम अर्जेंटो जो साइनाइड है, वो भी अपने आयन को, अपने आइडेंटिटी को कभी भी लूज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों क्या हैं बाबू, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं। दोनों क्या हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इस वजह से लूज नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर, अच्छी बात है। आगे बढ़ा जाए बच्चे, चलो। तो अब बात करेंगे हम क्या, तो बात करेंगे हम एप्लीकेशन। किसकी एप्लीकेशन की बात करेंगे बेटे, हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की एप्लीकेशंस। यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, किन किन जगहों में होता है। अभी स्टार्टिंग में तो बेटा आप कहेंगे सर वहाँ पे तो किए थे, हम लोग कहेंगे वहाँ पे तो हमने बस एग्जाम्पल्स लिए थे। यहाँ पे एक्चुअली रियलिस्टिक में मीन में जानेंगे कि आखिर इसका रियलिटी में इसका एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, किन किन फील्ड में इनका उपयोग होता है। ठीक है, चलो। तो अभी हम इसको मिटा देते हैं बाबू, इसको भी नोट कर लेना चाहिए था आपको, नोट कर लो। ठीक है, उसके बाद हम इसको इरेज कर देंगे, कर दिया मैंने इरेज। ओके, अब हम लोग बात करेंगे बच्चा एप्लीकेशन की बात करेंगे। तो एप्लीकेशन में है जिगलर नाटा कैटलिस्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है ये। इस कैटलिस्ट का प्रयोग होता है, ठीक है, एक ये भी एक तरह का मतलब कि कंपाउंड ही है, कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट समझते हो ना, कैटलिस्ट नहीं समझते हो, ठीक है बता देता हूँ। कैटलिस्ट जब भी आपको बोलेगा क्या जानेंगे आप, अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन। बच्चा ये क्लास 12th में है, ठीक है, क्लास 12th में आई थिंक सरफेस केमिस्ट्री में ये टॉपिक मौजूद है कि कैटलिस्ट क्या होता है। ठीक है, तो जब हम लोग सरफेस केमिस्ट्री चला जाएगा तो बहुत डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा कि कैटलिस्ट क्या होता है। अभी कुछ समय थोड़ा सा जानो क्या होता है। तो कैटलिस्ट ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो रिएक्शंस को क्या कर देते हैं, फेरबदल कर देते हैं। यानी कि रिएक्शंस की अगर स्लो है तो बढ़ा देंगे और अगर फास्ट है तो घटा देंगे, जैसी हमें आवश्यकता पड़े वैसे कैटलिस्ट होते हैं। जस्ट सपोज नॉर्मली अगर समझो, मान लो कि दो लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है और तीसरा बंदा, यानी जनरली आप जानते होंगे कि दो लोगों के बीच, अगर दो लड़कों के बीच में झगड़ा होगा तो तीसरा कौन होगा जिसकी वजह से झगड़ा हो रहा है, ठीक है, वही जिम्मेदार है असली। तो बेटा जो वो तीसरा है ना, तीसरा, जैसे दो लड़कों के बीच में झगड़ा हो रहा है तो जो तीसरा फैक्टर है वो ही जिम्मेदार है, यानी कि वो उसी की वजह से जो झगड़ा हो रहा है। यानी झगड़ा बहुत गंभीर होगा कि नहीं होगा, ये दोनों के दोनों, ये जो तीसरा फैक्टर है वही डिसाइड करेगा कि झगड़ा होगा कि नहीं होगा। कैसे? अगर वो चाहे तो झगड़ा ख़त्म हो जाए, अगर वो नहीं चाहे तो झगड़ा मारपीटी हो, मारामारी हो, लबदा लबदी हो, पटका पटकी हो, कुश्ती चल जाए, वर्ल्ड कप जितवा लो, सब कुछ करवा लो वहीं पे। तो इस तरह की मारामारी हो सकती है बेटा। तो दोनों केस में, चाहे वो मामला शांत करना हो चाहे मामला बढ़ाना हो, दोनों केस में ये तीसरा फैक्टर जिम्मेदार है। आप समझ सकते हैं तीसरा फैक्टर क्या है। तो ये तीसरा फैक्टर इन दोनों केस में जिम्मेदार है, चाहे वो रेट, यानी कि चाहे मारामारी को बढ़ाना हो और चाहे मारामारी को घटाना हो, यानी रिएक्शन को बढ़ाना हो या रिएक्शन को घटाना हो, दोनों केस में हमेशा जो जिम्मेदार होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैटालिस्ट बोलते हैं। ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं, कैटालिस्ट, जो क्या करता है, रिएक्शंस को, रेट को या तो फास्ट कर देता है या तो स्लो कर देता है। चलो अब आगे बढ़ें, इसको हटा देते हैं हम लोग, समझ में आया। तो जिगलर नाटक क्या है बेटा, एक कैटलिस्ट है। जिगलर नाटक क्या है, एक कैटलिस्ट है जो रिएक्शंस को अल्टर करता है। आखिर इसका उपयोग कैसे है ये देखते हैं। बहुत दिक्कत है बेटा। चलिए आते हैं बाबू जिगलर नाटक कैटलिस्ट में, ठीक है। और इसके बाद जब बेटा हम लोग इंट्रो के बाद जानेंगे कि इसको एक साइंटिस्ट ने दिया था, ठीक है,
इसलिए इस बात को, इस जो चीज़ें इसके अंदर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं, इसमें एक बहुत सारे साइंटिस्टों ने भी बहुत सारे चीज़ों को अहम रोल अदा किया था, जैसे आपका जिगलर नाटा आ गए। इसी तरह इसमें एक वर्नर है, ठीक है बाबू, एक वर्नर नाम के साइंटिस्ट हैं, उनका भी प्रयोग होता है, क्योंकि उन्होंने ही एक लिगेंड नाम की थ्योरी दी थी। लिगेंड के बारे में चर्चा करते बात करेंगे तो वर्नर नाम के साइंटिस्ट थे, क्रिस्टल फील्ड थे, उसके बाद आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो साइंटिस्ट थे वो, मतलब बहुत सारे इसके अंदर साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे, श्रोडिंगर थे। तो सबने अपना कुछ ना कुछ एक अहम रोल अदा किया है। तो स्टोरी के बाद जब हम लोग असली, मतलब ये तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, तो जब पार्ट वाइज स्टार्ट किया जाएगा, टॉपिक वाइज, तब उनकी भी डिस्कशन बेटा की जाएगी। मैं सोचा कि उसको भी आपको बता दूँ, नहीं तो कहोगे कि सर एनसीईआरटी में तो ये वर्नर लिगेंड थ्योरी बहुत शुरुआत में दिया, आपने तो बताया नहीं इंट्रोडक्शन में। तो मैंने कहा चलो इसको भी कवर कर देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हाँ, आप लोग घबराना नहीं बेटा। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखो बेटा, कि लाइफ में अगर कुछ भी सीखना है, ठीक है, लाइफ में अगर कुछ करना है तो पेशेंस एंड कॉन्टीन्यूटी बहुत आवश्यक है बेटा, ठीक है। पेशेंस के साथ कॉन्टीन्यूटी होनी चाहिए। क्या? इफ़ यू हैव टू अचीव इन लाइफ, यानी लाइफ में कुछ अचीव करना है आपको, जस्ट सपोज समझ लो कि अगर लाइफ में कुछ आपको अचीव करना है तो आपको दो मंत्र हमेशा दिमाग में नोट कर लो बेटा, एकदम खतरनाक मंत्र है। आपको कोई अव्वल आने से, आपको कोई टॉप करने से, आप कोई अच्छा इंसान बनने से रोक नहीं सकता। क्या है वो बेटा? पहला है आपका पेशेंस, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है बेटा, और दूसरा है आपका बेटा कॉन्टिन्यूटी। ये दोनों ही मिलके बेटा आपको अचीवमेंट देते हैं, और अचीवमेंट से आपका जो गोल है वो हासिल होता है, ठीक है बेटा। तो लाइफ में हमेशा याद रखना बेटा, इन दोनों में से पेशेंस और कंटिन्यूटी, अगर लाइफ में वो कुछ करना है तो पेशेंस और कंटिन्यूटी दोनों साथ रहनी चाहिए। और अभी आपको फिर कोई लाइफ में रोक नहीं सकता, किसी के माई के लाल में दम नहीं है कि आपके को रोक सकता है, ठीक है। आपके माई के लाल में नहीं, सॉरी आपके नहीं, किसी के माई के लाल में दम नहीं है, ठीक है, जो आपको क्या कर रहे, रोक सके उस गोल को पाने में। जो भी आपने गोल बेटा सेट किया है, चाहे नीट हो, चाहे जेई हो, चाहे मेंस हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, आईएएस वाईएएस हो, जो भी आपको बनना है, आपको सबसे मेन चीज़ बेटा आवश्यकता है वो है पेशेंस प्लस कंटिन्यूटी। यानी आपको धैर्य रहना चाहिए, कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए बेटा, कभी भी क्लास में विचलित नहीं होना चाहिए, कभी भी टेंशन नहीं लेना चाहिए कि हई हो गया, हाउ हो गया, कैसे करेंगे, वैसे करेंगे। ऐसा खाली करने से कुछ होता नहीं है, खाली पैनिक होता है, बहुत सारे टेंशन दिमाग में आते हैं, और अंत में आपके हाथ में कुछ नहीं आता बेटा, ठीक है। तो इसलिए आप क्या करेंगे बेटा, इस रूल्स को फॉलो करेंगे। क्या? पेशेंस प्लस कंटिन्यूटी इज इक्वल टू अचीवमेंट, और अचीवमेंट लीड्स टू गोल। आगे बढ़ा जाए बेटा, चलो बेटा, अब बात करेंगे हम लोग एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करेंगे। तो एप्लीकेशन में जो सबसे मेन चीज़ है बेटा वो है जिगलर नाटा कैटलिस्ट, यानी जिगलर नाटा कैटलिस्ट, जो कि कैटलिस्ट किसके हैं बेटा? वो हैं एल्युमिनियम एंड टिटेनियम, दोनों को सेंट्रल मेटल एटम मानते हुए, ठीक है बेटा, दोनों के ही एक्सट्रैक्ट हैं। यानी एक एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्ट है TiAlC2H5 ट्वाइस और Cl, ये बेटा आपके एल्युमिनियम के एक्सट्रैक्ट हैं, और TiCl3 यानी टिटेनियम ट्राइक्लोराइड, ये बेटा टाइटेनियम के एक्सट्रैक्ट हैं। तो ये इसके बारे में जिगलर और नाटा ने मिलकर बताया था, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चा, ठीक है। और सबसे मेन चीज़ क्या है, इनका उपयोग क्या है इस एप्लीकेशन में करने के मामले में? तो इनका उपयोग बेटा कि इसके मदद से पॉलीथीन, ठीक है बेटा, पॉलीथीन यानी कि पॉलीमर्स, इनके मदद से हम पॉलीमर्स का प्रोडक्शंस करते हैं, पॉलीथीन का प्रोडक्शंस करते हैं, ठीक है बेटा। ऐसे पॉलीमर्स जो कि सिंथेटिकली डिराइव होते हैं, ठीक है बेटा, जैसे रेयॉन, नाइलॉन, ऐसे करके जो जितने मैक्सिमम जो फाइबर्स होते हैं, मटेरियल्स होते हैं,
जो केमिकली इवॉल्व कराए जाते हैं, निकाले जाते हैं ताकि अपने सोसाइटी को भरण पोषण किया जा सके, वो जिगलर नाटा कैटलिस्ट होता है। ठीक है बेटा। उसके बाद है कि इसका प्रयोग रबर फैक्ट्री में भी करते हैं, टायर फैक्ट्री में करते हैं इसका प्रयोग। रबर फैक्ट्री में टायर बनाने के लिए काम करते हैं, यानी टायर का फॉर्मेशन जो होता है उसमें भी जिगलर नाटा कैटलिस्ट का प्रयोग होता है। क्रॉस चेन लॉन्ग चेन की जब बॉन्डिंग होती है पॉलीमर्स के अंदर, उसमें भी जिगलर नाटा कैटलिस्ट का बहुत ज़्यादा उपयोग है बेटा। और ये सब के सब का उपयोग से क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ही फॉर्मेशन होता है। यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को और बेहतरीन करने के लिए और बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट को इवॉल्व करने के लिए ही जिगलर नाटा कैटलिस्ट का प्रयोग करते हैं। इस वजह से ये है एप्लीकेशन। और जिगलर नाटा कैटलिस्ट क्या है बाबू, जिगलर नाटा कैटलिस्ट एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। सोचिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की मदद से हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की मदद से बहुत सारे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हम कर रहे हैं, जिससे हमारी डे टू डे लाइफ का इम्पैक्टफुल रहता है बेटा। ठीक है, बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं दूसरा जो है वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होता है बच्चा, तो एनालिटिकल केमिस्ट्री का मतलब होता है जब हम किसी टॉपिक पे एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस का मतलब उसके डिटेल्स स्टडी को समझने की कोशिश करते हैं, डिटेल के साथ उसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं, हर एक पॉइंट को कवर करने की कोशिश करते हैं उसके अंदर, उसको बोलते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री बोलते हैं बेटा। ठीक है, वैसे केमिस्ट्री के बहुत सारे पार्ट हैं बेटा, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, न्यूमेरिकल केमिस्ट्री है, और ये आपके सामने एक आ गया एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो बहुत सारे केमिस्ट्रीज़ के ब्रांचेस हैं जिसमें आप केमिस्ट्रीज़ की बहुत सारी बातों को सीख सकते हैं। इसलिए एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम कुछ नई नई चीज़ों की अक्सर खोज करते रहते हैं, और उनके जैसे कि जो पुरानी चीज़ें हैं उनके बारे में स्टडी करने की कोशिश करते हैं, क्या वो नई चीज़ों को की तरफ कोई इशारा तो नहीं कर रहे हैं। जैसे देख सकते हैं बेटा, इसमें करते हैं डिटेक्शन, एस्टिमेशन, सेपरेशन ऑफ मेटल आयंस। मान चलो बेटा एक जगह पे मान चलो कि ज़मीन से कोई मिनरल्स निकला बेटा। ठीक है, मिनरल्स को कैसे डिटेक्ट करेंगे, यानी कि ज़मीन के अंदर फलाने मिनरल है, ज़मीन के अंदर ब्रॉन्ज तो हो ही नहीं सकता बेटा, ब्रॉन्ज तो अलग है, ज़मीन के अंदर अल्युमिनियम है, ज़मीन के अंदर कॉपर है, ज़मीन के अंदर मरकरी है, क्या है, इसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, डिटेक्शन करते हैं, यानी डिवाइस का प्रयोग करके डिटेक्ट करते हैं, और उसमें भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का प्रयोग करते हैं बेटा। ठीक है, उसके बाद एस्टिमेशन, ये पता लगाते हैं बेटा कि यहाँ पे कितना ये मौजूद है, 10 किलो है कि 1000 कुंटल है कि लाख कुंटल है, इसका एस्टिमेशन करने के लिए बेटा हम प्रयोग करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री का, यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का प्रयोग करते हैं। उसके बाद सेपरेशन, उनको अलग कैसे करना है, जैसे कि मरकरी को कैसे अलग करना है, कॉपर को कैसे अलग करना है, ब्रोंज को क्या कहते हैं आपका ये हो गया आपका बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे कि कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, क्या कहते हैं आपका जिंक हो गया, उसके बाद आपका स्कैंडियम हो गया, वेनेडियम हो गया, टिटेनियम हो गया। इन सब जो चीज़ें हैं बेटा, इन सब को कैसे सेपरेट करना है, वो सेपरेशन भी हम इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की मदद से करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है मेटल साइंस, यानी कि उस जगह पे कितने मेटल आयन हैं, इसी की वजह में पता करना ना बाबू कि वो वाले कितने मेटल्स आयन हैं और फलाने कितने मेटल्स आयन हैं, कैसे अलग करेंगे दोनों को, तो वो तरीका आता है एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर। ऐसे करके बच्चा हमारा दूसरा एप्लीकेशन भी हो जाता है समाप्त। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग तीसरे की। तीसरे का प्रयोग क्या है, तो तीसरा इसका प्रयोग करते हैं हम लोग सॉइल ट्रीटमेंट में। सॉइल ट्रीटमेंट नाम सुने हैं, मान चलो अक्सर क्या होता है बेटा ना कि जब हम सॉइल का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, कि एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा खेती कर देते हैं, तो वहाँ का सॉइल का जो नेचर होता है चेंज हो जाता है, वो बेसिक से क्या बन जाता है, एसिडिक बन जाता है, जिससे फर्दर वो क्या होगा, धीरे धीरे वो आपका ड्रॉट हो जाएगा, यानी कि सूखा हो जाएगा, और वहाँ पे ज़मीन हो जाएगी बंजर। तो बंजर से बचाने के लिए, सॉइल ट्रीटमेंट करने के लिए हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा वाटर सॉफ्टनिंग। वाटर सॉफ्टनिंग का मतलब कि वाटर कैसा, हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर, दो तरह के वाटर होते हैं। तो हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर बनाने के लिए, यानी वाटर को सॉफ्ट बनाने के लिए हम भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का प्रयोग अक्सर बेटा करते हैं। क्योंकि हार्ड वाटर कैसे बनता है, क्योंकि उसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम के आयंस होते हैं, और मैग्नीशियम और कैल्शियम के आयंस को हटा देता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो ऐसे वो जो हार्ड वाटर होता है वो किसमें बन जाता है, सॉफ्ट वाटर में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बाबू कोरोजन कंट्रोल। कोरोजन कंट्रोल क्या होता है, जैसे लोहा है, कॉपर है, और भी सारे मटेरियल्स हैं जिन पे अक्सर जंग लग जाया करती हैं, कोरोड हो जाया करते हैं। तो उनको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, या तो उसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं, दूसरे में लेयरिंग कर देते हैं, या तो किसी ऐसे जैसे पेंट का प्रयोग करते हैं। तो
पेंट बनाने के में भी बेटा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का प्रयोग करते हैं। अब पेंट भी कई तरह के हो गए हैं, स्प्रे पेंट हो गया है, वॉल पेंट हो गया है, ब्रश पेंट हो गया, बहुत सारे पेंट्स होते हैं। अलग अलग पेंट्स में अलग अलग क्वालिटी होती है, अलग अलग क्वालिटीज़ में अलग अलग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का प्रयोग करते हैं ताकि वो जाके और उस मटेरियल के संग अटैचमेंट हो जाए और कोई भी प्रॉब्लम का सामना, मतलब कि कोरोजन हमारा पूरी तरह क्या हो जाए बेटा, कंप्लीट खत्म हो जाए। वैसे खत्म तो नहीं हो सकता बेटा, लेकिन उसकी रेट को क्या कर देते हैं लोग, घटा देते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके बेटा हमारा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इंट्रोडक्शन था वो होता है समाप्त। अब हम उसके बाद जो बात करेंगे बेटा, अब वो असल टॉपिक्स में हम लोग आएंगे, यानी कि स्टार्टिंगली हम लोग इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया कि आखिर आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर पढ़ना क्या क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बेटा होता क्या है, ये अभी हमने जाना। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपको लाऊंगा बेटा। तो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं, जय हिंद।